हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो चैप्टर हमारा है फोर्स एंड प्रेशर वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि प्रीवियस हमने इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उस क्लास में हमने क्या क्या किया है एक बार थोड़ा सा आप लोग सुन लो। पार्ट 1 में हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था, यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन, पुश पुल एग्जाम्पल, ठीक है बच्चे। उसके बाद ये भी हमने कर लिया। देन सेकंड पार्ट यानी कि जो कल की क्लास थी उसमें हमने इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स किए थे। एक तो कि जो फोर्स है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट इसी में था हमारे पास। देन हमने टाइप ऑफ फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्टार्ट कर लिया था। ये शेप वाला भी आ गया था, यहाँ से मैंने आपको ये बताया था करना, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमने कर लिया था। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने मस्कुलर फोर्स का भी कर लिया था एंड फ्रिक्शन का भी कर लिया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स है जो, उसमें हमने किया था कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारी बॉडी उसके कॉन्टैक्ट में होती है, उसकी वजह से जब एक्शन होता है वहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि उस टाइम पे जो फोर्स अराइज होता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉन्टैक्ट के आगे नॉन लगा दिया मतलब उसका उल्टा हो गया, ये तो पता ही है ना। उसके आगे नेगेटिव टर्म अगर एक आ गई है, पहले वो चीज़ जो पॉजिटिव थी उसके आगे एक नेगेटिव टर्म आ गई है, नॉन कॉन्टैक्ट। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट है जो, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टैक्ट में हो, बिना कॉन्टैक्ट में हुए भी वहाँ पर फोर्स का जो एक्शन है वो प्ले करता है अगर, तो उस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या बोलते हैं बच्चे हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो इसमें हमने फिर आगे टाइप्स की बात करनी है, कौन कौन से टाइप्स हैं जो इसमें आते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चे। मैग्नेट क्या होता है पता है आपको, मैग्नेट होता है चुंबक। अब तो पता लग गया होगा जिनको नहीं पता था इंग्लिश में। तो चुंबक होता है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ खींचता है, चिपक जाता है जिसके आयरन, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट की वजह से जो फोर्स है जब अराइज होता है, ठीक है, उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले एक एक्टिविटी दे रखी है, देखो ये कर लेते हैं। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट। आपने ना, पेयर का मतलब है जोड़ा लेना, यानी कि 2 बार मैग्नेट लेने हैं आपने। Place the longer side of one of the magnet over 3 round shaped pencil or wooden rollers are shown in figure 8.10। तो देखो मैग्नेट ऐसे लेने हैं आपने, ठीक है, या तो इस तरह से पेंसिल रखनी है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन का फिनोमिना देखना है ना इनका। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस इन द रोलर, ठीक है। तो रोलर में जैसे ये एक तो रोलर के ऊपर रखा हुआ है मैग्नेट, ठीक है बच्चे, और एक बाहर की साइड है। तो जो दूसरा है उसको रोलर वाले के पास में लेके आओ, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, मेक श्योर दैट द 2 मैग्नेट्स डो नॉट टच ईच अदर। हमने ये ध्यान रखना है कि वो मैग्नेट है जो एक दूसरे को टच ना करे, ठीक है जी। ऑब्ज़र्व व्हाट हैपन्स। तो वहाँ से क्या होता है, देखो 2 पॉसिबिलिटी हैं वहाँ से, या तो वो उसकी तरफ खिंचाव महसूस करेगा, हमारा हाथ है जो इस तरह से महसूस करेगा कि वो उधर जाना चाहता है, या वो उससे दूर जाना चाहेगा। क्योंकि मैग्नेट के हमारे पास 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर दूसरे मैग्नेट का सेम पोल पहले मैग्नेट के सेम पोल के पास में आता है तो वो दूर भागते हैं, यानी कि वो रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट पोल आते हैं, जैसे एक का नॉर्थ है दूसरे का साउथ है, तो वो क्या करते हैं बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये क्या बोलेगा अब आगे, नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर्स। जो रोलर में मैग्नेट रखा है उसको तो वैसे ही रखना है। जो मैग्नेट हम उसके पास में लेके आए थे ना, जो रोलर से बाहर है, पहले अगर उसका नॉर्थ सिरा आप इधर लेके आए थे, अब उसके दूसरा यानी कि साउथ है जो वो लेके आना, क्योंकि दोनों फिनोमिना है जो हमने देखने हैं। नोट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट। नोट करना है आपने क्या होगा मैग्नेट के साथ। प्लेस ऑन द रोलर्स, जिसको रोलर्स में रखा है, एवरी टाइम
अनदर मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर इट। हर बार ऐसे ही करना है, रोलर वाले तो फिक्स हैं ये, ठीक है, और दूसरे मैग्नेट को उसको पास में लेके आना है। तो हम यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फिनोमेना है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, इसीलिए ऐसा किया है। मेन जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि वो कैसे होगा अट्रैक्शन रिपल्शन, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो बच्चे, अट्रैक्शन होता है एक, ये भी बोल सकते हैं पुश के फॉर्म में, ठीक है। पुश होता है क्योंकि पुश होता है हम जब धक्का देते हैं उसको अपने से दूर करते हैं, ठीक है, और पुल होता है खींचना, अपने पास में लेके आना, ठीक है बच्चे। तो अट्रैक्शन होता है एक तरह पुल की तरह, क्योंकि पुल होता है खींचना, है ना, पास में लेके आना, और पुश होता है अपने से दूर करना। तो रिपल्शन दूर होता है, तो ये पुश की तरह होगा, ठीक है जी। तो देखो अब यहाँ पे पढ़ते हैं पैराग्राफ जो आपका गिवन है। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर इट। तो जब आप दूसरा मैग्नेट उसके पास में लेके आए थे, जो मैग्नेट आपका रोलर पर था, क्या वो मूव करना स्टार्ट करेगा, क्या वो आगे बढ़ेगा। डज़ इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या हम जो मैग्नेट पास में लेके आए थे वो रोलर वाला मैग्नेट जो उस पास में हम लेके आए उसकी साइड मूव करेगा, यानी कि जो हम बाहर है ना, अंदर रोलर वाला है जो, क्या बाहर वाले की तरफ आएगा, ये बोल रहा है यहाँ पे। डज़ इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट। तो उनका पास में आना या फिर उनका दूर जाना। और फिनोमिना ये किससे होगा, फिनोमिना ये फोर्स से ही होगा, ठीक है बच्चे, वहाँ पर फोर्स ही एक्ट करेगा इस फिनोमिना के लिए। यू हैव लर्नड इन क्लास सिक्स्थ क्लास में आपने देखा है दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो लाइक पोल होते हैं ना, यानी कि जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। देखो सिक्स्थ में भी पढ़ के आए हो आप लोग ये चीज़, बुक वाला तो नहीं गलत बोल रहा है, ठीक है जी। तो लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब नॉर्थ अगर पास में आए तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, या फिर साउथ पास में आए तो खिंचाव उनका एक दूसरे से दूर की तरफ होगा। हम पास में लाना चाहेंगे, हमारा हाथ ऐसे फील करेगा कि वो पीछे की तरफ धक्का लग रहा हो जैसे, ठीक है बच्चे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अट्रैक्शन को आप पुल की तरह ले सकते हो। अट्रैक्शन होता है पास में आना और पुल होता है खींचना, अपने पास में खींचना। पुल और पुश का मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा रखा है, चैनल विजिट करके शॉर्ट्स ज़रूर देखना वहाँ से। एंड पुश होता है धक्का देना, यानी कि अपने से दूर करना, और रिपल्शन में भी क्या होता है, दूर ही तो होता है वो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। तो क्या आप मैग्नेट को कांटेक्ट में लेके आए हो, क्या आपने टच करवाए हैं वो दोनों मैग्नेट, या फिर आपको बिना टच करवाए ही पता चल गया कि यहाँ पर फोर्स है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बिना टच से ही पता लग गया ना, हमने सिर्फ ये बोला है उसकी तरफ लेके जाओ, हमने ये नहीं बोला कि उसको बिल्कुल टच करवाओ, ठीक है। उस एक्टिविटी में एक एक लाइन है जो ध्यान से पढ़ना दोबारा से। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। तो जो एक मैग्नेट होता है वो क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे मैग्नेट पर, कैसे, बिना कांटेक्ट में आए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके कांटेक्ट में उसको लेके आना है, ठीक है बच्चे। और इस टाइप के फोर्स जो विदाउट कांटेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्सर्ट हो जाते हैं, उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और इसीलिए जो मैग्नेटिक फोर्स है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के टाइप में आता है ये, ठीक है जी। The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. समझ आ गई ये लाइन। तो मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मैग्नेट के टाइम पे जो फोर्स है जो वहाँ पर लग रहा है वो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है बच्चे। सिमिलरली इसी तरह से द फोर्स exerted by a magnet on a piece of iron is also a non contact force, ठीक है। जैसे मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होती है ना, अगर उसके अपोजिट पोल हैं, ऐसे ही मैग्नेट की आयरन के साथ अट्रैक्शन होती है, ओके। तो ये हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फोर्स।
नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी है एक आपको। इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो कहाँ से आता है? इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स है और स्टैटिक होता है रेस्ट पे होना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बनेगा फिर? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि कोई चीज़ रेस्ट पे है, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्या वहाँ पे कोई चार्ज होगा, क्या उनकी वजह से कोई फोर्स आएगा? उसी फोर्स को बोलते होंगे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो चलो देखो, पढ़ते हैं इसको डिटेल में हम। तो आपने पहले ये एक्टिविटी ट्राई करनी है, अगर पॉसिबल है जो इन्होंने बताया वो सारी चीज़ अगर आपके पास घर पे हैं, ठीक है जी। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीस। आपने एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेनी है और उसको आपने कट करना है 2 इक्वल पीस में। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड। धागे का एक टुकड़ा लेना है आपने और इसके एक टुकड़े को टेबल से सस्पेंड कर देना है, हैंग कर देना है, वहाँ पे लटका देना है मतलब। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड। दूसरा पीस आपके हाथ में रखो एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। इसके एक एंड को ना एक पेपर ले लो आप, उसके साथ उसको रब करो। ब्रिंग द रबड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। जो आपने रब की है ना उसको जो आपने टेबल के साथ सस्पेंड कर रखी थी उसके पास लेके जाओ। मेक श्योर दैट द 2 पीस डू नॉट टच ईच अदर। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि वो दोनों एक दूसरे को टच ना करें, ठीक है जी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो क्या देखते हो आप लोग यहाँ से? क्या यहाँ पे कुछ होता है, कोई मोशन होती है यहाँ पे? नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, दोबारा फिर से आपने क्या करना है, जो सस्पेंडेड पीस था ना स्ट्रॉ का, जो वो टेबल के साथ सस्पेंडेड है, उसको आपने पेपर से रब करना है। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वॉज रब्ड अर्लियर विद पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब ये बोल रहा है जिसको आपने पहले रब किया था ना, जो हमारे हाथ में थी, अब फिर उसको इसके पास लेके आओ जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है, जो टेबल के पास है। तो आप यहाँ से क्या ऑब्ज़र्व करते हो, क्या रिज़ल्ट है जो यहाँ से आप लोग देखते हो? ठीक है बच्चे, ये कंडीशन ऐसी है, देखो ऐसे आपने एक को सस्पेंड करना है, एक आपके हाथ में रहेगी, उसको आपने पेपर से रब कर लेना है। ठीक है, रब करने के बाद उसके पास लेके आना है, फिर दूसरे को करना है। तो हम देखते हैं कि जब ना पेपर एक बार तो क्या करेगा, इसमें अट्रैक्ट होगा, दूसरी बार क्या होगा, रिपेल होगा। जब दोनों को रब कर दिया था तो दोनों पर वही सेम चार्ज आ गया, क्योंकि पेपर से रब किया है तो पेपर की दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जब एक को रब किया था, एक पे चार्ज था, दूसरे पर हमारे पास वो सेम चार्ज नहीं था, कुछ और चार्ज है, तब वहाँ पे अट्रैक्शन होगी। तो फर्स्ट केस में अट्रैक्शन होगी, यानी कि वो उसके पास जाने की कोशिश करेगा, और सेकंड केस में यहाँ पर रिपल्शन होगी। सेकंड में क्या होगी, रिपल्शन। पॉसिबल हुआ तो ये एक्टिविटी मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊंगी। चैनल पर शॉर्ट सेक्शन को विज़िट करते रहा करो, ठीक है बच्चे, तो और अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो स्ट्रॉ है उसने क्या एक्वायर कर रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, आफ्टर इट हैज़ बीन रब विद अ शीट ऑफ पेपर। यानी कि जो स्ट्रॉ है ना उसके पास क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। क्यों आया चार्ज, क्योंकि हमने उसको रब किया है शीट ऑफ पेपर से। ठीक है बच्चे, यानी कि हमारे पास स्ट्रॉ है जो किसका एग्जाम्पल है, चार्ज बॉडी का, क्योंकि इसके पास चार्ज है। ओके बच्चे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। जब कोई चार्ज बॉडी है जो दूसरी बॉडी चार्ज हो या फिर अनचार्ज हो, तो चार्ज बॉडी जो भी फोर्स लगाती है किसी चार्ज बॉडी पर या फिर अनचार्ज बॉडी पर, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो क्या हम स्ट्रो के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आए थे? हमने पहले ही ये बोला था ना जब एक्टिविटी की कि वो टच ना हो। ठीक है, क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है हमारे पास। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसीलिए
जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना जो, इसके बारे में हमारे पास एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 12, वहाँ पर हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। ठीक है बच्चे, आपके फाइनल एग्जाम में जैसे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चे, यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। देखें, आपके हाथ से कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे इसने पेन और कॉइन का एग्जांपल ले लिया, उसको छोड़ के भी कुछ भी हो, अगर आपके हाथ में से वो फिसलता है तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है। कभी ऊपर गया है किसी के हाथ में से, कभी हुआ हो तो बताओ मुझे, कमेंट करके बताना अगर किसी के हाथ से ऊपर गया हो कुछ। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड, पेड़ों से पत्तियाँ झड़ती हैं, फल टूटते हैं तो वो कहाँ आते हैं, वो भी नीचे आते हैं। व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट, जब वो प्लांट से, पौधे से अलग होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज़ सो, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। सोचिए ये बात कभी कि हमेशा नीचे ही क्यों आती है। अगर ये सोची होती तो आपको ग्रेविटेशन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है पहले ही पता होता फिर, है ना। तो व्हेन द कॉइन इज़ हेल्ड इन योर हैंड, जब आपके हाथ में कॉइन होता है, इट इज़ एट रेस्ट, तो ये किस पे पोजीशन पे होता है, रेस्ट पोजीशन। एज सुन एज इट इज़ रिलीज इट बिगिनस टू मूव डाउनवर्ड, तो जैसे ही इसको रिलीज़ करते हैं, मतलब हाथ से ये छोड़ते हैं इसको, तो ये नीचे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है बच्चे, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगो अ चेंज। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ मोशन थी कॉइन की, उसमें चेंज हुआ है। वो रेस्ट में था पहले, अब वो मोशन में आ गया, और स्टेट है जो उसकी एक पोजीशन पे थी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, तो इसको स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं हम। ठीक है जी। तो क्या ये बिना फोर्स के हुआ है, क्या यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, या फिर ये ऐसे ही हो गया। तो ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, कोई ना कोई फोर्स है जो वहाँ पे ज़रूर है। तो वही हमने बताना है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारे पास कौन सा फोर्स है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सा फोर्स है बच्चे, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट या फिर थिंग्स अर्थ की तरफ फॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवार्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, क्योंकि अर्थ है जो उनको पुल करती है, पुल होता है खींचना। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं हम इसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जस्ट ग्रेविटी, सिंपल ग्रेविटी आई, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी आई, तो सेम वही मीनिंग है। ठीक है, दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये रिपल्सिव नहीं होता, अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि हमने बता ही दिया कि पुल करना है, तो दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, सिर्फ ये कॉइन की या फिर उसकी ही बात नहीं थी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सभी ऑब्जेक्ट पे इक्वली काम करता है। ठीक है बच्चे, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, मतलब हमें इसके बारे में उस टाइम पता भी नहीं होता, उस टाइम भी ये काम कर रहा होता है। ठीक है बच्चे, जैसे देखो, वाटर बिगिनस टू फ्लो टुवार्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप, जैसे ही घर में टैप को ओपन करते हो वाटर एकदम नीचे की साइड आता है ना। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये भी होता ही है, ये भी देखा ही आपने, है ना। जो रिवर्स में वाटर होता है, डाउनवर्ड फ्लो करता है, वो भी किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ठीक है बच्चे, अब ग्रेविटी के बारे में है, देखो, ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, तो ग्रेविटी है जो, ये सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं होती। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में ना जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई छोटा है बड़ा है, ठीक है, वेदर स्मॉल और लार्ज, एक्सर्ट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। ठीक है, और उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप थे जो हमने किया। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम यही था ना, फोर्स एंड प्रेशर, तो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट रहता था बस पेंडिंग।
तो यानी कि फोर्स वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर। तो क्या फोर्स और प्रेशर के बीच में कोई रिलेशन होती है, ये फाइंड करना है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ एक वो दिया है, ये एक्टिविटी सी है, छोटी सी है। इसने बोला है ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। ठीक है, हेड वाली साइड से है ना, उसको पुश करके देखो। जैसे ये कील होती है ना, कील के दो सिरे होते हैं, एक तो नुकीला सिरा होता है और एक दूसरा सिरा होता है। दूसरे सिरे से करके देखो, नुकीले से नहीं, दूसरे से। तो आप क्या देखोगे, वो हेड वाला सिरा है जो ऊपर वाला सिरा, वो अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा बच्चे। ठीक है, अब दोबारा देखो, ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। पॉइंटेड मतलब जो पतला सिरा है, जो जहाँ पे उसका मेन पॉइंट है, जहाँ से वो जाता है। क्या अब वो अंदर जाएगा? अब तो जाएगा ही, क्योंकि सारा दिन हम नेल्स को यूज़ करते हैं, तो इजी सिरे को अंदर करते हैं हम। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या है, ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ। सपोज आपके पास दो नाइफ हैं, एक तो शार्प है, बिल्कुल नया है मतलब, और एक काफ़ी पुराना हो चुका है, घिस चुका है, वो ब्लंट नाइफ हम उसको बोलते हैं। तो ब्लंट नाइफ है जो, वो नहीं काट पाएगा। ठीक है, और शार्प नाइफ है जो वो कट कर देगा। तो ईजियर किससे है कट करना? शार्प नाइफ से। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आता है, जो नेल का हेड वाला सिरा था वो ज़्यादा था और पॉइंटेड एंड है जो वो कम था। ऐसे ही नाइफ का एक जो है वो शार्प था और एक था जो वो ब्लंट था, चौड़ा वाला था, मतलब पीछे वाला की बात कर रहा है ये, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एरिया है जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ा है ना, एरिया की वजह से। ठीक है, जैसे नेल का पॉइंटेड एंड है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस चीज़ ने। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स एक्ट करता है गिवन एरिया में, ठीक है, उसको ही तो प्रेशर बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं हम? प्रेशर बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे हम इसको? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो जो फोर्स एक्ट करता है यूनिट एरिया पर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। जो एरिया कौन सा? जिस पर ये एक्ट करता है। ठीक है बच्चे, एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। सरफेस आपका स्ट्रेट है, उसके बिल्कुल वर्टिकल जो चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऑन विच द प्रेशर इज़ टू बी कंप्यूटेड, जहाँ पर प्रेशर है जो कंप्यूट करना है, चेक करना है। ठीक है, अब ये देखो पहेली बता रही है हमें। आई नाउ अंडरस्टैंड, मुझे अभी समझ आया, वाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। ये जो पोर्टर्स होते हैं ना, ये पोर्ट करते हैं सामान सिर पर उठा के, कूली वगैरह होते हैं जैसे हैवी लोड उठाते हैं, तो अपने सिर पर ना ये क्या करते हैं, एक कपड़े का घेरा सा बना के उसको रख लेते होते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट का एरिया है लोड का उनके हेड के साथ, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। जो प्रेशर होगा उनके हेड से वो रिड्यूस हो जाएगा और वो जो लोड है उनको कैरी करना इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड बाय डूइंग दिस, ऐसा करके दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड। वो क्या करते हैं, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है लोड का उनके हेड के साथ है, ठीक है, उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। कहाँ? हमारे हेड पर तो थोड़ा सा ही सिरा है, मतलब वो एकदम बीच में टिकेगा ना, तो वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा, ज़्यादा पेन फील होगा। और कहाँ? वो बीच में पूरा गोल गोल सा आ गया। ठीक है बच्चे, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो ऐसा करने से जो प्रेशर है ऑन देयर हेड इज़ रिड्यूस, उनके हेड पर कम हो जाते हैं, एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड, और लोड कैरी करना फिर उनके लिए क्या हो जाता है? ईजी हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हो, पोर्टर कैरिंग अ हैवी लोड। ठीक है, उसके बाद है नोट दैट, नोट करो ये चीज़, द एरिया इज़ इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। हमने क्या बोला है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया नीचे है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में आपका फोर्स है।
ठीक है। तो डिनोमिनेटर में होने का मतलब क्या होता है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के डिनोमिनेटर में हो तो अगर एक इंक्रीज़ होती है तो वो सामने वाली दूसरी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इसीलिए देखो अगली लाइन क्या बताई है यहाँ पे, सो स्मॉलर द एरिया, एरिया जितना कम होगा, लार्जर द प्रेशर ऑन सरफेस फॉर द सेम फोर्स, यानी कि एरिया अगर कम है तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। अब फोर्स में भी वहाँ पर सेम भी हो सकता है, इसीलिए द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। तो वो जो एरिया था ना पॉइंटेड एंड का नेल का, वो बहुत कम था उसके हेड से, ठीक है। द सेम फोर्स, फोर्स सेम है, देयर फॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशेंट टू पुश द पॉइंटेड एंड। तो फोर्स हमने उतना ही लगाया है, लेकिन उसने क्या कर दिया, वो प्रेशर सफिशेंट होता है किसके लिए, पॉइंटेड एंड को वहाँ पर वुडन प्लैंक में पुश करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर उसको पुश करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो ये रीज़न होता है कि पॉइंटेड एंड है जो वो ही क्यों पुश होता है, क्योंकि वहाँ पर एरिया है जो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और एरिया रिड्यूस होने से प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाता है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। देखा है जो स्ट्रैप्स होती हैं ना बैग की, जो शोल्जर रखते होते हैं, अब शोल्जर्स के बैग में बहुत सामान होता है, उनके बैग में असेंशियल 24 आवर्स वाला सामान होता है, ठीक है। तो उनको इतना हैवी लोड उठा के रखना पड़ता है, तो उनकी जो स्ट्रिप हैं अगर वो थिन होंगी, ठीक है, थिन स्ट्रिप मतलब एरिया वहाँ पे कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा वहाँ पे, और अगर ज़्यादा चौड़ी होंगी, वो ज़्यादा एरिया होगा तो कम प्रेशर होगा, ठीक है बच्चे। तो इसीलिए ब्रॉड स्ट्रैप्स होती हैं वो। एंड वाई द टूल्स मींट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एज। जो हम टूल यूज़ करते हैं ना ये काटने चीरने फाड़ने के लिए, तो इनके जो एज होते हैं वो भी क्या होते हैं, शार्प होते हैं, आगे से पॉइंटेड होते हैं, ताकि वो जल्दी हो जाए, वहाँ पर एकदम ज़्यादा प्रेशर लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, डू लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। तो क्या जो लिक्विड और गैस होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये तो हमने सॉलिड के केस की बात की है, अभी क्वेश्चन अराइज कर रहा है क्या लिक्विड और गैस में भी ऐसा होता है। आप बताओ आपको क्या लगता है क्या ऐसा होता है। डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट। तो क्या ये उस पर भी डिपेंड करता है कि उस एरिया पर जहाँ पर वो फोर्स है जो एक्ट किया है उसने, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो बच्चे हमारा नेक्स्ट है जो टॉपिक यही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसियस। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, चैप्टर एंडिंग की तरफ है हमारा, ठीक है बच्चे। तो एक्टिविटी है देखो, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। कोई प्लास्टिक की पाइप ले लो या फिर ग्लास की ट्यूब ले लो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब उसके आर पार से दिखना चाहिए। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए, और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 5 to 7.5 सेंटीमीटर। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबड़। और क्या लेना है, पीस लेना है एक थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबड़, ठीक है, बहुत पतली लेनी है लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। से अ रबड़ बैलून, जैसे रबड़ बैलून होते हैं, ठीक है। स्ट्रेच द रबड़ शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, पाइप के एक सिरे पर उसको स्ट्रेच करो, फैला दो। होल्ड द पाइप एट द मिडल, बीच में से पाइप को पकड़ लो। कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजिशन, उसको वर्टिकल पोजीशन में रख दो, जैसे आप खड़े होते हो ये वर्टिकल पोजीशन होती है, ठीक है, तो उस पोजीशन में रख दो। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप। आपके किसी फ्रेंड को वहाँ पर कुछ पानी डालने के लिए बोलो पाइप में। डज द रबर शीट बल्ज आउट, मतलब आपने देखना है कि रबर शीट है जो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पर। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, पाइप में जो हमने पानी डाला है उसको नोट भी करना है कॉलम पे कि कितना डालना है, ठीक है। उसके बाद पावर सम मोर वाटर, थोड़ा और पानी डालो। ऑब्जर्व अगेन द बल्स इन द रबर शीट, रबर शीट पर क्या इफेक्ट पड़ा है वो आपने देखना है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, वाटर कॉलम में हाइट है जो उसको भी नोट करते जाओ। उसके बाद रिपीट करते जाना है आपने इस एक्टिविटी को फ्यू टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्स इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो जो आपकी रबर शीट है जो वो फूल गई है यहाँ से, और एक आपका वाटर का कॉलम है,
तो क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? बल्ज आउट वही है ना, बाहर की तरफ से फूला हुआ होना, ठीक है। तो पहले वो कम फूली हुई थी, कॉलम में पानी कम था। अब जैसे ही कॉलम में पानी भी बढ़ा तो वो भी ज़्यादा फूल गई है, ठीक है। ये मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये होली के टाइम पे बलून्स आते हैं, बच्चे उसको पिचकारी की हेल्प से भरते हैं। पिचकारी में या फिर जो घर में सिंपल टैप होती हैं वहाँ पर भी फिल हो जाता है। ये टैप में उसको आगे से फंसा देते हैं और फिर टैप को ऑन कर देते हैं। मतलब एक तरह से पानी ही आया है ना कॉलम से। जैसे शुरू में देखना थोड़ा पानी था तो वो थोड़ा फूलेगा आपका, बाहर की साइड थोड़ा बल्ज आउट होगा वो, ठीक है। और फिर ज़्यादा पानी आता रहेगा, वो ज़्यादा होता रहेगा। तो ये वही एक्सपेरिमेंट है बस, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, टेक अ प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक की बोतल लेनी है। यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर, ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, मतलब कोई भी बोतल ले लो जो ये हम फेंक देते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की होती है। फिक्स ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, एक ना सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब इसके ऊपर फिक्स कर दो, अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर 8.15। अब देखो इसका डायग्राम दिखाया गया है, ये देखो, ठीक है। ये बोतल ली है, यहाँ पर ऊपर सिलेंड्रिकल वो फिक्स कर दिए, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू कैन डू बाय स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। ये आप कैसे कर सकते हो, जो आपकी ग्लास ट्यूब है उसका एक हैंड थोड़ा हीट कर देना और फिर हीट करते ही उसको एकदम से बोतल के नीचे की साइड डाल देना है, ठीक है। हीट किया हुआ वो वहाँ पे एकदम से चिपक जाएगा, ठीक है। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट, वो जो जोड़ है ना जहाँ पे आपने वो डाली है नीचे, तो वहाँ से लीक ना हो, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज, अगर वहाँ पे कोई लीकेज हुई, सील इट विद मोल्टन वैक्स, तो वहाँ पर आप वैक्स वगैरह लगा देना, ठीक है, उसको बंद करने के लिए। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 8.8। तो अब आपने जो ग्लास ट्यूब है ना, उसका मुंह है जो सिरा है जो उसका, रबर शीट के साथ बंद कर देना है। नाउ फिल द बोतल अप टू हाफ विद वाटर, पहले आपने बोतल को हाफ करना है पानी से। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, क्या देखते हो आप, क्या जो आपकी वहाँ पे रबर शीट है फिक्स कर रखी है जो आपने, बल्स दिस टाइम, क्या वो इस टाइम भी वैसे ही बाहर की साइड वो होगी। पावर सम मोर वाटर इन द बोतल, फिर थोड़ा और पानी डालो, फिर जो रबर शीट है उसकी बल्गिंग में कोई चेंज आएगा या फिर नहीं आएगा। तो हम यहाँ से क्या नोट करते हैं बच्चे, रबर शीट हैज़ बिन फिक्स ऑन द साइड ऑफ कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम, ठीक है, बिल्कुल वो नीचे नहीं है, वो है जो बोतल के साइड में है, ठीक है। डज द बल्गिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ कंटेनर एज वेल। तो इस टाइम पे जो रबर शीट की बल्गिंग हुई है, यहाँ से हमें एक और बात नहीं पता लगी है, जैसे यानी कि वॉल के साथ भी जो वाटर है प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। वहाँ तो ऊपर की साइड नीचे की साइड था वो उसके बिल्कुल बॉटम में, अब यहाँ पर साइड में था और एक दीवार के साइड में, तो यहाँ पर भी प्रेशर एग्जर्ट होता है। ये एक्टिविटी हमने इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए की है। 8.10 में एक और एक्टिविटी दे रखी है, देख लेना बच्चे, इसको कर लेना। ये होल बना रखे हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। ये बताएगा कि लिक्विड एग्जर्ट करता है इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ठीक है जी। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, पता लगी ना ये बात यहाँ से कि जो लिक्विड होते हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कंटेनर की वॉल्स पे। डू गैसेज ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर, तो जैसे सॉलिड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, लिक्विड करते हैं, तो क्या गैस भी एग्जर्ट करती हैं, ये बताना है हमने। डू दे ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ, बैलून को जब हवा भरते हैं उसके माउथ को फिर बंद क्यों कर लेते हैं। अगर आपने फूले हुए बैलून का जो मुंह है वो आपने अगर खोल दिया है तो वहाँ से क्या होगा, ठीक है। तो सपोज यू हैव अ बैलून विद हैज़ होल्स, आपके पास कोई ऐसा बैलून है जिसमें होल्स हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे क्या आप उसको भर सकते हो, नहीं भरा जाएगा, वो जितनी आप उसमें हवा डालोगे वो बाहर निकलती रहेगी। यानी कि एयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, एयर है जो प्रेशर एग्जर्ट करती है सभी डायरेक्शंस में। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब, तो क्या आपने कभी सोचा है फिर जो बाईसाइकिल की ट्यूब होती हैं एकदम पंचर हो जाता है तो क्या होता है।
डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्साइट प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ इन्फ्लेटेड बैलून और अ ट्यूब। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो एयर है आपके, ये क्या करती है, एक्सर्ट करती है, यानी कि प्रेशर लगता है एयर की वजह से। कहाँ पर, जो आपके इन्फ्लेटेड बैलून के इनर वॉल है, या वो मतलब फुला हुआ बैलून के अंदर की साइड की बात कर रहे हैं हम, या फिर वहाँ पे हम किसी ट्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। सो वी फाइंड दैट, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर, क्योंकि एयर आपकी गैस है एक तरह से, तो हमने गैसेस का कंसेप्ट समझना था यहाँ इस एग्जाम्पल के साथ। तो गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, तो गैस भी क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कंटेनर की वॉल्स पे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है जो हमारे पास, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, सॉरी बच्चे, बस ये तो लास्ट है, इसके बाद तो चैप्टर ख़त्म है। मुझे वो लगा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत आसान है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, एयर की वजह से यानी कि। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारे पास, इसमें क्या है, आप सभी को पता है कि चारों तरफ एयर है। ठीक है, देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, चारों तरफ क्या है, एयर है। दिस एनवलोप एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर, जो ये एयर का एनवलोप है हमारी सराउंडिंग में, इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सबको पता है ना कि एटमॉस्फेरिक जो एयर है बहुत किलोमीटर तक है, हमारी अर्थ के सरफेस से बहुत ऊंचाई तक है वो। तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर सब जगह पे, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया, तो अगर हम एक यूनिट एरिया को इमेजिन करते हैं, एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर। ठीक है, और एक बहुत लंबी हमारे पास सिलेंडर है और स्टैंड कर रखा है हमने, इसको खड़ा कर रखा है मतलब। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है बच्चे, एयर पर जो होता है सिलेंडर में, मतलब जो हमने एक्सपीरियंस किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है बच्चे इसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमें नहीं पता कि वो कितना लार्ज या फिर स्मॉल होता है, तो इसके मैग्नीट्यूड का एक आइडिया है जो हम लेते हैं। इसने क्या किया, एक रबड़ शक्कर ले लिया। रबड़ शक्कर ये होता है जो साइड में दिखाया गया है, स्मॉल रबड़ कप की तरह जो होते हैं। प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस, इसको है ना ऐसे प्लेन सरफेस पर प्रेस कर दो, यानी कि ऐसे ऊपर की साइड से दबा दो। तो क्या ये सरफेस के स्टिक हो जाएगा, यानी कि क्या ये सरफेस के चिपक जाएगा। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, अब इसको खींचने की कोशिश करो ऊपर, क्या ऐसा होता है। ठीक है, तो जब हम इसको शक्कर को प्रेस करते हैं ना, तो जो ज़्यादातर एयर होती है कप और सरफेस की, एस्केप आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से ये जो शक्कर है ये स्टिक हो जाता है सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो उसके ऊपर एक्ट करता है। समझ आई बच्चे। ये आप घरों में भी कई तरह के इस तरह के शक्कर है जो यूज़ करते हैं हम, हैंगिंग वगैरह में भी आते हैं ये। ठीक है, वो शक हुए रहते हैं क्योंकि वहाँ एयर नहीं होती, एयर ना होने की वजह से वहाँ पे उसकी स्टिकिंग हुई रहती है। ठीक है, टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस, जब हम शक्कर को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो जो फोर्स इतना लगन होना चाहिए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर सकें, यानी कि उस टाइम पे जितना प्रेशर वहाँ पे लगा था ना उसको ओवरकम कर सके, उससे ज़्यादा हो सके वो चीज़। इस एक्टिविटी से हमें आइडिया होता है कि मैग्नीट्यूड कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ठीक है, इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस इफ़ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द शक्कर एंड सरफेस। तो अगर ना शक्कर और सरफेस के बीच में कोई एयर ना होती तो उसको हम खींच भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कितना ज़्यादा होता है। द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया, ये बता रखा है 15 × 15 की अगर हम बात करते हैं, इज़ नियरली इक्वल, किसके इक्वल होता है बच्चे वो, टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg। और न्यूटन की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या होगा 20 to 50। ठीक है, न्यूटन।
द रीज़न, इसका रीज़न क्या होता है, वी आर नॉट क्रश अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ दैट, हम उसके नीचे क्यों नहीं मतलब टूटते हैं, क्यों, जो प्रेशर है हमारी बॉडी के अंदर वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और बैलेंस करके रखता है हमें आउटसाइड से वो, ठीक है। ये देखो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड, ऐसे होता है, ये प्रेशर है जो, ठीक है जी। ये तो एक थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रखा है। अब नेक्स्ट है आपके पास व्हाट यू हैव लर्नड, इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, एक बारी चैप्टर की क्विक रिविजन हो जाएगी, पढ़ लेते हैं बच्चे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को ये 7-8 जो पॉइंट दे रखे हैं समझ आ गए ना, मतलब आपको चैप्टर क्लियर है, ठीक है बच्चे, आपको हर एक पॉइंट आपने अच्छे से सुना है और आपने समझा भी है, और वो आपको लर्न भी हो गया है, सबसे बड़ी बात ये भी है यहाँ पे, ठीक है जी। फोर्स कुड बी अ पुश और पुल, तो सबसे पहली क्लास में हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, फोर्स इज पुश और पुल। अ फोर्स अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, फोर्स किसकी वजह से अराइज होता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, इस चैप्टर का मोस्ट लॉजिकल सेंटेंस है ये, मोस्ट लॉजिकल लाइन है ये, कि स्पीड में चेंज होना ऑब्जेक्ट की या फिर डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन में, तो दोनों से ही क्या होता है, चेंज होता है स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप, तो फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर कैसे एक्ट करता है, वो विद और विदाउट, वो कॉन्टैक्ट में अगर होता है तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है, कॉन्टैक्ट में नहीं होता तो वो नॉन कॉन्टैक्ट होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला आए तो लिख देना है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर के यूनिट की बात करें तो पास्कल होते हैं, फोर्स के लिए आपके न्यूटन होते हैं, ठीक है बच्चे। लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, जो आपके लिक्विड और गैस होते हैं ना, ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं किस पे, वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, एयर जो एक्सर्ट करती है हमारे सराउंडिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब ये है आपकी एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अगर नोटबुक बनानी होगी तो आप बना लोगे आराम से, मैं रिटन फॉर्म में क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने भी इनको सॉल्व करने के लिए ट्राई करना है बच्चे, ये नहीं है कि मैडम के भरोसे रहना है कि मैम ही करवाएंगे। तो चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, आपकी तरफ से तब कंप्लीट होगा जब आप इसको हर एक लाइन का मीनिंग समझ के और क्वेश्चनों के आंसर खुद से देने में एबल हो जाओगे, ठीक है। आप जब ये कर पाओगे मतलब आपका चैप्टर क्लियर है। वो क्वेश्चन सही हो गलत हो दैट डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि आपने ट्राई की है, आपने कॉन्सेप्ट याद करना चाहा है, ठीक है। सही तो वो तब होगा जब चैप्टर की जो लाइंस थे वो सब प्रॉपरली याद भी हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट जो समझा था उसको 2-2 3-3 बार पढ़ोगे, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा चैप्टर 8 है जो कंप्लीट हो गया, यानी कि 8th क्लास स्टूडेंट आपके 3 चैप्टर हैं जो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और मेरे ख्याल से स्कूल्स में भी अभी तक इतना ही काम हुआ होगा। फिर भी कोई आपकी डिमांड है एक्स्ट्रा और किसी चैप्टर की कि मैम पहले ये करवा दो प्लीज़, हमारा कोई एग्ज़ाम है, कोई क्लास टेस्ट है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। नेक्स्ट बच्चे जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं आप लोग सुन लो, यहाँ पर आपको 8th क्लास का साइंस का पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है। आपकी नोटबुक भी सारी मैं ही कंप्लीट करवाऊँगी, आपका कोई क्लास टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करवाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम में तो फिर 90% मार्क्स भी तो दिलवाने हैं ना आपको, ठीक है बच्चे। तो जिनको है कि 90% हमने लेने हैं, तो चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं आपकी 8th क्लास की साइंस की, सभी को आपने अच्छे से देखना है, सिर्फ देख के नहीं छोड़ना, अच्छे से समझना भी है, उसको चाहे 4 बार देखो, ऑनलाइन का यही बेनिफिट है, ठीक है बच्चे। काम ऐसा किया करो कि उसकी पूरी तसल्ली हो कि हाँ हमने ये कर लिया। होप सो कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चे, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, मैक्सिमम आपने शेयर भी करना है।
So thank you very much. Stay connected with Science Simplified.